कम्युनिकेशन टुडे की 92वीं वेबिनार में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, कम्युनिकेशन टुडे की ये श्रृंखला जो लगभग 3 वर्ष पहले शुरू हुई थी, आज अपने 92 जो हमारा अंक है, एपिसोड है, उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और शीघ्र ही एक शताब्दी मैं कहना चाहिए कि 100 एपिसोड जो है वो हम पूरे करने जा रहे हैं। इसका अपना एक रोमांच है और इसके बारे में, इसका जो कुछ एनालिसिस मैंने किया है डेटा का, वो अपने वेबिनार के बाद में उसका जिक्र करूंगा। आज का विषय जो है, दयानंद जी अपना वीडियो आप जरा सा म्यूट पे कर लें, वो थोड़ा सा आवाजें आ रही है पीछे से। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय है अपना डिजिटल सेफ्टी एंड वेलबींग। मेरे ख्याल जिस तरह से इंटरनेट का विस्तार हुआ है, इसने जहां अपार संभावनाओं के द्वार हमारे सामने खोले हैं, वहीं बहुत सारे खतरे और चुनौतियां भी हमारे सामने आ गई। पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक जो हिसार से हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ी हैं, इनसे बात हो रही थी और उनका ये आग्रह था, या यूं कहूं कि मोटिवेशन था, कि इस विषय पर चर्चा की जाए। हालांकि डिजिटल मीडिया के कुछ पक्षों पर हम पूर्व की वेबिनार में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उनसे प्रेरित होकर के हमने ये विषय रखा। और पिछले कुछ समय से मैं जो हमारे जयपुर के समाचार पत्र हैं उनको मैं पढ़ रहा था कि राजस्थान पुलिस ने भी इस दिशा में कुछ प्रयोग किए हैं और इस तरह की साइबर सिक्योरिटी को लेकर के आम जन को प्रेरित करने के लिए इस तरह के कुछ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स आयोजित की थी। और इसमें हमारे बहुत पुराने मित्र भाई गोविंद पारीक, जो इस समय एडिशनल डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशंस में, उनका भी जब मैंने पढ़ा कि वो भी इससे जुड़े हैं इस अभियान के साथ, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इन दोनों मित्रों के साथ जुड़ करके हम इसके ऊपर एक बातचीत करें। और ये संतोष की बात है कि आप दोनों ने आज के दिन अपनी स्वीकृति दी। आप दोनों का परिचय मैं विस्तार से उस समय दूंगा जब इन्हें वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो विषय आज का है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं तो कहूं कि उस छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सभी के साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर के आया है। जब मैं उस 1.5-2 साल के बच्चे को देखता हूं, वो रोते रोते जब मोबाइल उसके हाथ में आता है तो वो चुप हो जाता है। मैं हालांकि व्यक्तिगत संदर्भ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यहाँ बॉम्बे में मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ हूँ जो अभी 2 साल की भी नहीं हुई। जब उनकी उस हरकतों को मैं देखता हूँ, मोबाइल के प्रति जो एक बच्चे में, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मोबाइल में ऐसा क्या है कि वो छोटा बच्चा, वो सभी बच्चों के साथ उस तरह की चुनौती होंगी कि उसको देख करके वो इतना लालायित होता है। और जिस तरह से हम उस मोबाइल को क्लिक करते हैं, अलग अलग चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा भी उसी तरह की चीजें करता है। कुछ वर्ष पहले का अनुभव है, जब हमारी एक विद्यार्थी वो यूएस से जब यहाँ आई थी, तो उसकी 2-2.5-3 साल की बच्ची जब आते ही वो मोबाइल हाथ में लेती है और पूछती है, अंकल व्हाट इज योर पासवर्ड। तब आप देखिए कि वो बच्चा किस तरह से इन छोटे छोटे यंत्रों के उस जाल में कैद होता जा रहा है। और अक्सर हम एक बात भी कहते हैं कि कोविड के पहले स्कूल में, कॉलेजेस में मोबाइल लाने पर पेनल्टी दी जाती थी, सजा मिलती थी, प्रतिबंधित था। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आपका स्कूल ही, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्कूल ही मोबाइल में प्रवेश कर जाएगा। अब उन बच्चों के होम असाइनमेंट्स, बच्चों के लिए सारी सूचनाएं उस मोबाइल के माध्यम से आ रही हैं। तो शायद इस डिजिटल मीडियम ने हमारे जीवन को पूरी तरह से ग्रस लिया है। जब भी कोई नई तकनीक आती है, नए खतरे और चुनौतियां लेकर के आती है। जब प्रिंट मीडिया का शुरुआत हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी, तब भी हाय तौबा शुरू हुआ था। कैसे छपे हुए शब्दों का अध्ययन, चिंतन, मनन एक वर्ग विशेष के अलावा दूसरा वर्ग करेगा। गोविंद जी रेडियो से जुड़े रहे, टीवी से जुड़े रहे। रेडियो के इतिहास में हम बताते हैं कि शुरू में संभ्रांत परिवारों के लोग रेडियो में जाते नहीं थे, और आज हम बड़े गर्व के साथ लिखते हैं रेगुलर ब्रॉडकास्टर ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। तो इस माध्यम के साथ भी चुनौतियां थी। टेलीविजन हमारी युवा अवस्था में आया, 15 सितंबर टीवी
या दूरदर्शन दिवस आने वाला है, तब हम जब डिबेट बोलते थे तब टेलीविजन के खतरे या युवा पीढ़ी की सांस्कृतिक अभिरुचियों को कैसे भ्रष्ट किया गया उस पर चर्चा होती थी। अब कोई इन मुद्दों पर बात नहीं करता है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। अब सारी चर्चा सिमट गई डिजिटल मीडिया पर। कोरोना जैसा अक्सर बात की जाती है, बहुत सारे दुख अभिशाप लेकर के आया बहुतों के जीवन में, बहुतों के परिवारों में, लेकिन एक नया विकल्प भी हमको दिया, जिसके माध्यम से आज हम देश दुनिया के मित्रों के साथ एक साथ संवाद कर पाने में सक्षम है। लेकिन इसी के साथ कई चुनौतियां आ गई, चाहे वो साइबर बुलिंग की बात हो, साइबर क्राइम की बात हो, साइबर अटैक की बात हो, साइबर टेरर की बात हो, नाम कुछ भी दीजिए, कुल मिला के यही है कि किस तरह से अनधिकृत रूप से व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी निजता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। बड़े बड़े संस्थान, कॉर्पोरेट हाउस, यूनिवर्सिटीज, इनकी वेबसाइट को हैक करके डेटा को चुरा लिया जाता है और डेटा का किस तरह से दुरुपयोग होता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म में किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ गई हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से कितने खतरे इसके साथ जुड़ गए हैं। किस तरह की सामग्री, मटेरियल इन माध्यमों पर आ रहा है। अचानक देखते देखते आप इस तरह की अरुचिकर, अश्लील सामग्री जो है वो आपको एकदम दिखाई देगी। किस तरह का स्ट्रेस हमारे जीवन में हो गया है। तो इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं जो कहीं ना कहीं हमें विचलित करती हैं। और इसी के साथ फिजिकल जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत हैं। विजन की प्रॉब्लम है, दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है, हमारी कमर, गर्दन, लगातार गर्दन झुकी रहती है। कई व्हाट्सएप जोक आने लग गए हैं कि आप किस तरह से रास्ते में चलते हुए भी गर्दन नीची करके जा रहे हैं, जिसकी गर्दन सीधी हो, इस तरह की भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है। हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो गई है ना, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल जिसको कहते हैं। या हमारा जो ध्यान है, अटेंशन डिसऑर्डर है ना, इंटरनेट एडिक्शन। अब तो शायद इस तरह के क्लिनिक बनने लग जाएंगे जहां डी एडिक्ट करने के लिए भी प्रयास किए जाने लगे। हमारी एंजाइटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इस ऑनलाइन मीडिया के साथ बहुत सारे खतरे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं अभी एक दो दिन से जब इस विषय पर देख रहा था तो मैंने कुछ गूगल किए, दुनिया भर में किस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो एक संतोष होता है कि बहुत अच्छी एजुकेशनल मटेरियल तैयार किया जा रहा है। प्रज्ञा जी ने तो पूरा एक पूरा वर्कशॉप्स के लिए इस तरह की तैयारी कर रखी है। लेकिन मैंने देखा कुछ देशों के अंदर किंडरगार्टन, जो बच्चा आपके प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसमें जा रहा है, तो वहां भी जो उसके 3 साल का जब बच्चा है तो जो उसका पहला क्लास है उसमें कैसे उसको इस डिजिटल माध्यमों के प्रयोगों के बारे में प्रैक्टिकली समझाया जाए। फिर वो और आगे बढ़ता है, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा। तो क्लासेस के हिसाब से उसके लिए कोर्सेज जो है वो निर्धारित किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है ये, कि किस तरह से हम हमारे पूरे उस एजुकेशनल सिस्टम को इतना इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि हम पीछे नहीं लौट सकते। अब वो बैलगाड़ी का युग तो नहीं आएगा, आपको इन खतरों, इन चुनौतियों के बीच में ही जीना है। और ये शायद मनुष्य की जिद्दी विशा, जुनून और रचनात्मकता, कल्पनाशीलता का परिणाम है कि हम उसके ऑल्टरनेटिव्स तैयार कर लेते हैं। जहां आपके साइबर जो एक्ट है वो कहीं लचर साबित हो रहे हैं, वहां हम इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से कहीं उस पीढ़ी को तैयार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए एनसीईआरटी जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मीडिया लिटरेसी जैसे प्रोग्राम्स भी अपने यहाँ चलाए गए हैं। किस तरह से हम पर साइबर हमला होता है, किस तरह से वायरस प्रवेश करा दिए जाते हैं, किस तरह से फिशिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के ये सारी चिंताएं की जा रही हैं। उसके ऑल्टरनेटिव भी आए हैं। पासवर्ड की बात की जाती है, कितना पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, आप अनजान किसी वेबसाइट पर लिंक क्लिक नहीं करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, तो आज इन पर कुछ बातचीत करने के लिए हमने 2 विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया है। तो चर्चा की शुरुआत जो है हम भाई गोविंद पारिक जी से करेंगे। गोविंद पारिक जी का बहुत लंबा अनुभव मीडिया के साथ रहा है। यूं अपने करियर की शुरुआत उन्होंने इकोनॉमिक्स में अध्यापक के रूप में की, प्रवक्ता के रूप में की, एक डिग्री कॉलेज से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। ये आपने इकोनॉमिक्स में एमए की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद टीचिंग से जुड़े। अध्ययन के और नौकरी करते हुए ही आपने कुछ दूसरे कोर्सेज भी किए। उसमें जर्नलिज्म की मास्टर्स डिग्री है और संयोग से हिसार से ही की, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ से प्रज्ञा जी बिलोंग करती हैं, वहीं से आपने मास्टर्स डिग्री किया डिस्टेंट मोड से, एमबीए किया और एक कोलंबो की यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की और योग एजुकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स किया।
तो मैं यदि ये कहूँ कि एक बहुआयामी आपका व्यक्तित्व है, MBA मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट हैं, योग के भी एक्सपर्ट हैं, मीडिया एक्सपर्ट हैं और अर्थशास्त्री, तो बहुत सारे जो व्यक्तित्व इनके उसमें जुड़े हुए हैं। शुरुआत 93 में आपने की राजस्थान सरकार में CRO के रूप में, करियर की विधिवत रूप से। इसके पहले आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ भी जुड़े रहे ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में। आकाशवाणी दूरदर्शन में रहते हुए जितने भी तरह के काम करने पड़ते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग है, इंटरव्यूज है, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, कई तरह के प्रोग्राम्स इन्होंने किए। और आपकी डॉक्यूमेंट्रीज चाहे वो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, वहां पर भी प्रसारित होती रही। थिएटर में भी आपने पार्टिसिपेट किया, रनिंग कमेंट्रीज अभी तक करते रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके लिए रनिंग कमेंट्री आपने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से आप करते रहे हैं, और इसका भी आपको बहुत लंबा अनुभव रहा है। संयोग से जब मैं अपनी सेवा में था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उस समय गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी लंबे समय तक आपका मुझे सहयोग मिलता रहा। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, वहाँ भी आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में जुड़े रहे। न्यूयॉर्क, लंदन आदि देशों की यात्राएं की है, वहाँ अनेक अकादमिक आयोजनों में आपकी सहभागिता रही। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी यही है कि आपने अपनी योग्यता क्षमता के बल पे एक PRO से करियर को शुरू करते हुए जनसंपर्क सेवाओं में जो उच्चतम पद है, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर तो सरकार की मर्जी पर है कि वो बनाए नहीं बनाए, वो बात की बात है, लेकिन आप उस चैनल से निकलते हुए आज अतिरिक्त निदेशक या एडिशनल डायरेक्टर के रूप में वहां पहुंचे हैं। और PR सर्विसेज में रहते हुए जो सरकार के विभिन्न विभागों में अनेक मंत्रियों के साथ आपने अपनी सेवाएं प्रभावी ढंग से दी हैं। लेकिन संप्रति जैसा मैंने शुरू में बताया कि राजस्थान पुलिस के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपका जो इतना व्यापक अनुभव है, और जैसा मैंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने एक पहल की थी, तो जो कुछ अनुभव आपने अपने इस वर्कशॉप्स के माध्यम से अपने कार्य के दौरान जो कुछ आपने अर्जित किया है, मैं भाई गोविंद पारिक से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। गोविंद पारिक। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। बहुत शानदार, आपने जितना मैंने किया उससे भी कोई बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका स्नेह हमेशा रहा है, आपका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा है। आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि बहुत लंबे अरसे से आपसे, मैं इनिशियली 1987 में जब ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था, तब से आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी। तब से लेकर आज तक निरंतर आपके प्रति जो आत्मीयता का भाव है और आपका हमारे प्रति जो स्नेह का और मार्गदर्शन का भाव है, वो अत्यंत स्तुत्य है। मैं उसके लिए आभारी हूँ। यहाँ प्रज्ञा जी विशेषज्ञ के तौर पर है, मैं चाहूंगा कि मैं उनसे बहुत विस्तार से कई चीजें सुनेंगे, तो वो विशेषज्ञ तो वो हैं, वो और बेहतर तरीके से चीजें बताएंगी। और अच्छी बात यह है कि आज बहुत सारे करीब 300 लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ये डॉक्टर साहब आपकी सफलता है बहुत बड़ी, एक सतत आपका निरंतर जो कार्य रहा है, कार्यशैली रही है, और सब लोगों को सम्मोहित करने की जो विधा आपने है वो बहुत विशिष्ट है। और एक इसी विशिष्ट विधा का ही परिणाम है कि आज 92nd एपिसोड अपने वेब सीरीज का चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी शतक, इसकी सेंचुरी लगने वाली है। और इसी तरह से निरंतर ये और आगे ही बढ़ता जाएगा। ये कारवां आपने जो शुरू किया है बहुत निरंतर आगे बढ़ेगा, यही मेरी शुभकामना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो विषय आपने चुना है वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है हर व्यक्ति के लिए। जैसा आपने अभी इसके प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, और जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुए हैं, उन सब का परिणाम है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। वो सब हमारे लिए अवश्यंभावी है, और हम सब किसी न किसी स्वरूप में उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और जुड़ने के जैसी बात है कि हर नया आविष्कार, हर नई टेक्नोलॉजी वो हमें और नई सुविधाएं प्रदान करती है। नई नई सुविधाएं प्रदान करने से हमारा जीवन, लाइफस्टाइल प्रभावित होती है, सुखमय जीवन होता है। उन सुविधाओं के कारण हमें अनेक प्रकार के लाभ भी मिलते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बड़े चैलेंजेस भी है, चुनौतियां भी है। और आज के इस दौर को अगर हम देखा जाए तो हम डिजिटल लाभ को भी बहुत ज्यादा अर्जित कर रहे हैं, और चैलेंजेस को भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस का भी हम सामना करना पड़ रहा है। आज जैसा आपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया कि हम बिना डिजिटल युग के इस दौर में, अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जीवन संभव ही नहीं रह गया। एक तरह से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ गई है, और इसकी जरूरत को हमने अपनी एक आम जरूरत भी बना दिया है। इसके बिना रहना मुश्किल सा होता जा रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में एक पक्ष, जैसा आपने कहा कि भाई इसके इतने सारे फायदे हैं, वो तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो गया है। बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल रही है, घर बैठे हम सारी चीजें कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो,
अब तो हमारा लाइफस्टाइल का सोना उठना जगना खाना पीना रहना दवा लेना सब कुछ हमारा इस टाइमिंग फिक्स के हिसाब से चलता जा रहा है, और सब कुछ चीजें हमने इसके ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। फायदे बहुत सारे हो गए हैं इसके, लेकिन साथ में वो अलग बात है कि हमारे जीवन के शाश्वत मूल्यों और जो हमारे आदर्शों की बजाय हम एक तरह से आत्महीन होकर के इसके साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया ने हमें बहुत बड़े प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, आज हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का परिणाम है कि हम 300 लोग एक साथ बैठ करके किसी विषय के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं और एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन साथ में मिसयूज हर चीज का है। जब पहला आविष्कार अग्नि का हुआ, अग्नि हमें ऊर्जा दे रही है, प्रकाश दे रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसका दुरुपयोग किया तो वो आग लगा के जला करके भस्म भी कर सकती है। तो इस पहले आविष्कार से लेके आज तक हर चीज के साथ में ये चीजें जुड़ी हुई है। जरूरत इसी बात की है, जैसा आपने कहा, कि हमारी अवेयरनेस, जागरूकता का स्तर बहुत व्यापक रहे। अगर जागरूकता का व्यापक स्तर है तो हम इसके फायदे जितने मिल रहे हैं उनको ढंग से उनके फायदों का लाभ उठा सकते हैं, और अगर थोड़ी सी जागरूकता में चूक हुई नहीं तो बहुत भारी नुकसान भी इसका उठाना पड़ता जा रहा है। और अगर हम आज के इस दौर की बात करें, विश्व की लगभग 804 करोड़ की जनसंख्या इस समय है। उस 804 करोड़ जनसंख्या में ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज कर रही है। इंटरनेट हम सब जानते हैं कि 1969 से शुरू हुआ। पहले इनिशियली तो ये एक तरह से कॉरपोरेट्स और इंस्टीट्यूशनल के उसके लिए उपयोग था, आम आदमी के लिए 1991 से शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद से हम इंटरनेट के बिना अब जीवन एक तरह से बड़ा मुश्किल सा लगता है, दुर्भर होने लगा है। जब हम विश्व की बात करते हैं और भारत की भी अगर बात करें तो भारत भी इसके पीछे नहीं, हमारा देश भी कतई पीछे नहीं है। हमारे यहाँ 142 करोड़ की पॉपुलेशन में से लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। हर फैमिली के पास में एक से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं, और ऑलमोस्ट 56% पॉपुलेशन ऐसी है जो इंटरनेट का यूज कर रही है। तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें और अगर फैमिली के टर्म से देखें तो एक फैमिली में एक से ज्यादा इंटरनेट यूजर अवेलेबल है, वो चाहे अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के माध्यम से हो या चाहे अपने किसी मोबाइल के माध्यम से हो, स्मार्टफोन के माध्यम से हो, लेकिन इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 2004 से फेसबुक की शुरुआत हुई, ट्विटर आया, ट्विटर के बाद में व्हाट्सएप आया, सारे इंस्टाग्राम आए, सारे लगातार सोशल मीडिया ऐप्स आते गए। आज हर सोशल मीडिया ऐप पर इंडियन पॉपुलेशन 40-50 करोड़ तक के इंडियन लोग इसको यूजर्स हैं और बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, बहुत सारा इसका फायदा भी उठा रहे हैं और बहुत सारी चुनौतियां भी सामने हम झेलते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस दौर में हम रह रहे हैं उस दौर में इन सब की जरूरत है, और इस दौर में इन्हीं के साथ में रहना है, इन्हीं के बेहतर उपयोग के साथ हमें आगे बढ़ना है। और जब हम इनके चैलेंजेस की बात करते हैं तो जब 1969 में इंटरनेट का यूज शुरू हुआ, 1973 में जब आम आदमी इंटरनेट यूज नहीं कर रहा था, अमेरिका में पहला बैंक फ्रॉड इंटरनेट के माध्यम से हो चुका था। करीब $2 मिलियन एक बैंक फ्रॉड हुआ, और वो इस तरह से हुआ कि उसको रिकवर भी नहीं किया जा सका। तो ये शुरुआत से ही इसकी चुनौती बन गई। अब हमारे दौर में खासतौर पर बैंकिंग की अगर हम बात करें आगे, तो हमारे यहाँ एटीएम शुरू हुआ। आप देखते हैं कि एटीएम में शुरुआत में लोग एटीएम कार्ड बदल लेते थे, उसके बाद उसका पासवर्ड ले लिया, कुछ और लेकर के बेईमानियां करते थे, फिर उसका क्लोन बनने लगा। क्लोन के बाद में थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने किसी और तरीके से उसको एटीएम से पैसा निकालने के लिए और फ्रॉड और ठगी करने का काम शुरू किया। लेकिन अब वो उसके बाद बहुत आगे बढ़ चुका है। आज के दौर में जो ठगी का दौर है, डॉक्टर साहब, मैं एक हमारे सभी साथियों को जो इस समय सुन रहे हैं उनसे बताना चाहूंगा। मैं आपको कल की ही घटना का जिक्र करना चाहूंगा। कल मेरे एक मित्र जो आर्मी में अब ब्रिगेडियर के पद पर पहुंच चुके हैं, उनका फोन आया कि उनके पेरेंट्स के साथ में बहुत बड़ी ठगी हो चुकी है और एक बार आप उनसे संपर्क करके उनको जो मदद कर सकते हो वो करिए। मैं उनके बुजुर्ग पेरेंट्स के पास गया। उनके फादर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है और उनकी मदर एक यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर है, वेल एजुकेटेड। और चीफ इंजीनियर का मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ में भी उनका जुड़ाव रहा है, अच्छे से वेल वर्स्ड है पूरी टेक्नोलॉजी के साथ में। उन्होंने अपनी एयर ट्रिप के लिए एक टिकट बुक किया, हस्बैंड वाइफ दोनों का, और उसके बाद किसी कारण से उनको वो उनकी विजिट थी वो कैंसिल हो गई। उन्होंने उस कैंसिलेशन के लिए तुरंत अप्लाई किया और उसके बाद मनी रिफंड करने के लिए उन्होंने हेल्पलाइन से कांटेक्ट किया। हेल्पलाइन से कांटेक्ट करने के ये शाम को उन्होंने 4-5 बजे की घटनाएं थी। हेल्पलाइन से उनके पास वापस जो उन्होंने कुछ कनेक्ट किए, कुछ चीजें भेजी उन्होंने, हेल्पलाइन ने जो चीजें मांगी उन्होंने दी, और देने के बाद शाम को 8 साढ़े 8 बजे उनके पास फिर रिंग हेल्पलाइन से फोन आने शुरू हो गए
कि आपका हम ये रिफंड कर रहे हैं, इसके साथ ये बैंक के आपकी ये जो डिटेल्स आपने दी वो मैच नहीं हो रही, कभी कुछ कभी कुछ। अब जो आदमी करीब 85 एज के हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी इन ठगों ने बड़ी चतुराई के साथ में उनसे सारी बातें ली और लेकर के फिर कहा कि आपके बैंक अकाउंट में हम 1 रुपया भेज करके देख रहे हैं, आप चेक करो कि पैसा आया या नहीं आया। उन्होंने 1 रुपया भेजा, उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी 1 रुपया आ गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी सॉल्व सेट, और हम आपका रिफंड कल सुबह तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। सुबह जब वे उठे तो पता लगा कि बैंक अकाउंट जो उन्होंने लिमिट बना रखी थी कि मैं एट ए टाइम 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकता, हम लोग भी बना के रखते हैं सब लोग, तो वो 50,000 की लिमिट्स तो उनकी पहले शुरुआती शॉट में निकल गई। उतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के जो पैसे आए हुए थे उसकी एफडी करवाई हुई थी। 87 लाख रुपए की एफडी थी। उस एफडी पर रातों रात उन ठगों ने लोन ले लिया और उनकी एफडी खाली कर दी। अब एक व्यक्ति के साथ में कितनी बड़ी ठगी इस तरह से हो सकती है कि एक छोटे से हेल्पलाइन को उससे हेल्प लेना इनको इतना महंगा पड़ा कि रात रात भर में कैसा सिस्टम है। मुझे खुद आश्चर्य हुआ उस बैंक के ऊपर भी कि अगर एक आदमी अपनी बैंक एफडी पर लोन लेने जा रहा है, हम सोचते थे किसी जमाने में तो बड़ा मुश्किल का काम है, बैंक जाएंगे, इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी तब जा करके हम एफडी पर लोन मिल पाएगा। उन्होंने ओवरनाइट बैंक ने उसकी उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर उन्होंने जो भी, क्योंकि उन्होंने हैक कर चुके थे उनके सिस्टम को पूरा, हैक करके जो ओटीपी आ रही थी, जो पासवर्ड मांगे जा रहे थे, वो सब देते जा रहे थे ठग लोग, और ठग दे दे करके उनकी पूरी जो अपना अकाउंट था उसको पूरा खाली कर दिया। तो इतनी बड़ी ठगी है। और मुझे लग रहा है कि फिर हमने जो कोशिश की, पता लगा तो उनका बैंक एक खाते से निकला, दूसरे से गया, तीसरे से गया, जयपुर से उनका अकाउंट निकलना शुरू हुआ, जयपुर के एक अकाउंट में गया, वो यहाँ से जाकर के भरतपुर गया, भरतपुर से झारखंड गया, झारखंड से वेस्ट बंगाल गया, वहां से ढाका चले गया, ढाका के बाद में वो दुबई चले गया, दुबई के बाद में नाइजीरिया चले गया। कहाँ उसको सर्च कर पाएंगे, कहाँ से पैसा ला पाएंगे? मतलब एक बहुत टिपिकल टास्क पुलिस के सामने, जो साइबर सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं उनके सामने रह गई कि इन पैसों को कहाँ से कैसे वसूली की जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी साइबर ठगी हो रही है, उस साइबर ठगी का ऑलमोस्ट 80% रिकवर नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल से 20% के आसपास ही रिकवर हो पाता है। तो ये सब भी इतने एफर्ट्स करने के बाद की बात है। तो और अगर साइबर ठगी का अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो एक फिगर मैंने किसी वेबसाइट पर ही पढ़ा है, वो कहता है कि पर सेकंड $2 मिलियन का फ्रॉड हो रहा है, पर डे $500 मिलियन का फ्रॉड हो रहा है, और पर एनम की अगर हम बात करें $6 ट्रिलियन का फ्रॉड हो रहा है। तो इतना बड़ा फ्रॉड हर साल हो रहा है और फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों भारत के सूचना संचार मंत्री ने लोकसभा में अपने वक्तव्य में बताया कि हमारे 2022 में करीब 14 लाख साइबर फ्रॉड के कंप्लेंट्स दर्ज हुई। हर साल ऑलमोस्ट 14-15% कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि साइबर फ्रॉड करने के बचने के तरीके जब सोचे जाते हैं, साइबर एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो दिन रात अपने बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद वो साइबर सेफ्टी की बात करते हैं। लेकिन इस साइबर क्राइम करने वाले लोग, जामताड़ा एक जगह थी हमारे ये मेवात एरिया जिसमें हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, वहाँ ऑलमोस्ट 5-6 पास लोग वो साइबर ठगी कर रहे हैं, खुल करके साइबर क्राइम कर रहे हैं, और करोड़ों रुपए की उन्होंने ठगी किया, चाहे वो जामताड़ा की बात हो चाहे मेवात की बात हो। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी की आ रही है, लेकिन ये साइबर ठग ये इतने शातिर हो चुके हैं कि उस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालने में भी तुरंत इनके लिए संभव हो चुका है, और ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं। घरों में इन्होंने एटीएम बनाए, एटीएम के बाद अब दूसरी जगह से लोगों को कमीशन दे करके एटीएम से पैसा निकालते हैं, और पता नहीं किस किस तरीके से ये पैसे को इधर से उधर कर करके निरंतर साइबर ठगी करते जा रहे हैं। अनेक उदाहरण है। जयपुर के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया, व्हाट्सएप हैक होकर के उन्होंने इमीडिएटली अपने उनके किसी रिलेटिव से मोटा अमाउंट मांगा, और उन्होंने सहृदयता पूर्वक उनको अमाउंट उनके अकाउंट में भेजा, वो फ्रॉड हो गया। और उसके बाद साइबर बुलिंग की आपने बात की डॉक्टर साहब, एक साइबर बुलिंग की एक घटना जयपुर की मैं बताना चाहूंगा कि एक बच्चे को साइबर बुलिंग में इतना उसको अपराध बोध से ग्रसित कर दिया गया कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसकी रिपोर्ट हुई, एफआईआर हुई कि उसको इस तरह से हुआ, और उस साइबर बुलर्स को, जो साइबर बुलिंग करने वाले को पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है अभी तक। ऐसे अनेक उदाहरण है। आप घर में बैठे हुए अपने वीडियो पर अपने मोबाइल के साथ बैठे हुए हैं,
एक और मेरे घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक बहुत पुलिस के सीनियर वरिष्ठतम अधिकारी के साथ में बैठा था। जयपुर शहर के एक नामी बिजनेसमैन उनके पास आए और लिटरली आंसू बहा के रोने लगे। कारण बताया गया। जब उन्होंने पूछा बड़े विश्वास में लेकर के कि बताओ तो सही क्या समस्या है, तो उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि रात को मोबाइल के ऊपर एक फोन आया, वीडियो कॉल आया। मैंने वीडियो कॉल केवल ऑन किया। ऑन करने के बाद सामने से बिल्कुल ऑलमोस्ट एक नेक्ड महिला सामने थी। और मैं अपने घर रात को बिस्तर में जैसी हालात में सो रहा था, उसी हालत में मैंने फोन उठा लिया। उन्होंने मेरे मोबाइल को लेकर के उसके बाद से उन्होंने शुरू किया, बातचीत शुरू की। थोड़ी सी मैं झांसे में आकर के मैंने मीठी बातें कर ली। वो सारी चैट उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं उनको 40 लाख रुपए दे चुका हूँ और अब वो 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये अजीब अजीब तरह की एक, लेकिन अब समस्या ये है कि थोड़ी सी भी चूक करना तो बड़ा घातक सिद्ध हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण है। जब आपने साइबर फिशिंग की बात की, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि हमारे एक मित्र न्यूयॉर्क में अपने फंक्शन के लिए, आप भी उनसे परिचित है डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने न्यूयॉर्क में एक फंक्शन के लिए यहाँ से होटल बुक कराया। होटल बुकिंग के दौरान उन्होंने वहाँ पहले उन्होंने कन्वर्सेशन भी हुआ होटल के साथ, बातचीत भी हुई फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने ईमेल के जरिए चैटिंग शुरू की। और उसके बाद ईमेल के साथ सब चीजें सेटल हो गई। उन्होंने लास्ट में, होटल ने कहा कि हमारी इस बैंक अकाउंट में बुकिंग अमाउंट आप ट्रांसफर करें। उन्होंने बुकिंग अकाउंट के 16 लाख रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब कंफर्मेशन भी आ गई उनके पास कि सब कुछ कंफर्म है, और जब वो अमेरिका पहुंचे, होटल में कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा आपकी कोई बुकिंग ही नहीं है। बुकिंग के बाद जब डिटेल पूछी कि ये कैसे हुआ, हमने तो ये चैट किया, उन्होंने कहा ये तो आपका मेल हैक हो गया है, हमें पता ही नहीं, हम पता नहीं कौन सी मेल से आप बात कर रहे हैं, ये सब कुछ गया। बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद पता चला कि उनके सारी चीजें पता नहीं कहाँ निकल करके कहाँ चली गई। तो ये इस तरह की अजीब अजीब समस्याएं उनकी होती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। और उन सबको अगर उसके बिना अगर हम मुश्किल में आएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें भी हमारे साथ में इस तरह की खड़ी हो सकती है। तो मैं इसके बारे में केवल पुनः यही जिक्र करना चाहूंगा कि आज के दौर में हमें इन सब की चीजों की बहुत बड़ी सख्त जरूरत है। मुझे लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस टेक्निकल तो नहीं हो रहा डॉक्टर साहब? आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। तो मैं इन परिस्थितियों में डॉक्टर साहब ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह की परिस्थितियां आपने बताई और जिस तरह के उदाहरण आपने दिए, अगर इन कुछ उदाहरणों में और जोड़ना चाहूंगा मैं कि अब जिस तरह की चीजें चलती जा रही है, तो जो नई नई तरह की टेक्नोलॉजी के साथ में लोग जिस तरह के गड़बड़ करते जा रहे हैं, उन गड़बड़ों से बढ़कर एक तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही है। अगर हम देखते हैं कि आज एक शिपिंग कंपनी का उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह से लोग रैंसम के लिए गड़बड़ करने लग गए। रैंसम मांगने के लिए वो पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। पिछले दिनों का एग्जांपल है कि एक बड़ी शिपिंग कंपनी जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट शिपिंग कंपनी में से एक है, उसके पूरे सिस्टम को उन्होंने हैक कर लिया। और सारे जो शिप उसके पूरे अलग अलग मतलब सैकड़ों शिप इधर उधर घूम रहे हैं, और उन सारे शिप का सारा कंप्यूटर सिस्टम हैक होकर के पता लग रहा है कि केवल उसके ऊपर वार्निंग आ रही है, रेड वार्निंग आ रही है, और वो जो शिप चल रहे हैं उनके चलाने वालों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या एंगल है, क्या दिशा है, वो भटक रहे हैं। अल्टीमेटली हैंडसम बिलियंस डॉलर रैंसम देने के बाद उस सिस्टम को रिकवर कर पाए वो। हॉस्पिटल का भी ये लेटेस्ट पिछले दिनों का उदाहरण है कि एक हॉस्पिटल को रैंसम के लिए उन्होंने पूरे सिस्टम को हैक किया। हैक करने के बाद वो मजबूर तब हुए जब एक पेशेंट की डेथ हो गई। उसको ट्रीटमेंट के बिना, जब मशीनें काम नहीं कर रही है, जब वेंटिलेटर पर बैठा हुआ व्यक्ति बिना मशीनों के काम करने में जब उसकी डेथ हो रही है, रैंसम चुकाना पड़ा। ये चुनौतियां दिन दिन बढ़ती जा रही है, लगातार नई नई चुनौतियां आती जा रही है, और उन नई चुनौतियों के लिए नई तरीके से लोगों को तैयारी करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर इन चुनौतियों के आप एक और मैं नाम देना चाहूंगा, अमेजन के मालिक बेजोस, उन्होंने सिंपल एक फोटो, नॉर्मल फोटो को डाउनलोड किया। उस डाउनलोड करने के साथ उनका सिस्टम हैक हो गया। हमें पता ही नहीं चल रहा, हमने कोई मेल आईडी कि हमारी मेल पर कोई मेल आई, हमें पता नहीं है, उस मेल को हमने ओपन किया, ओपन करते ही हमारा मेल सिस्टम पूरा का पूरा हैक करके कोई कहाँ क्या मेल कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे अनेक तरह की चीजें आती जा रही है। तो इन सब चीजों में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अगर थोड़ी सी चूक अगर हम कर रहे हैं, इन सिस्टम को यूज करते समय थोड़ी सी भी अगर चूक होती है, तो चूक हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। हमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है कि जिस तरह की लोग बातचीत करके हमें इस तरह से उलझा लेते हैं। ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं
कि जब सिंपल बातचीत की और बातचीत करते करते उन्होंने इस तरह से उलझाया कि हम उनकी बातों में आ गए। और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगा तो जिस एक सोशल इंजीनियरिंग अजीब तरह की करते हैं ये लोग, जब बात करते हैं फेसबुक के ऊपर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती है, अनजान व्यक्ति है, बहुत आकर्षक, उनका जो बायोडेटा अगर देखा तो लगा कि इस आदमी से दोस्ती करनी चाहिए। वो इतने शातिर है कि उनको ये पता है कि हम किस तरह के लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं, ये सारी चीजों का स्टडी वो कर चुके हैं। हमने उसको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, थोड़े दिनों में फेसबुक पर चैट करना शुरू किया उन्होंने। चैट करते करते वो फिर एक दिन पता लगा कि वो किसी दिन आ गए कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आया हूँ, आपसे बहुत निकट संबंध बना चुके होते हैं तब तक, और बनाने के बाद अचानक आपको साथ बहुत बड़ी ठगी की घटना वारदात कर चुके होते हैं। ऐसे अनेक शिकायतें पुलिस के पास में आती है कि एक लड़की कह रही है विदेश से कि मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, मैं इंडिया आना चाह रही हूँ, आपसे दोस्ती हो गई है, बहुत घनिष्ठता चैटिंग के दौरान एक दूसरे में हो चुकी होती है। फिर आगे कहती है मैं एयरपोर्ट पर फंसी हुई हूँ, मैं इतना बड़ा पैसा लेकर के आई हूँ, लेकिन मुझे ये इसकी चुकाने के लिए, फीस चुकाने के लिए इतना पैसा चाहिए, आप तुरंत मेरे अकाउंट में भेजो, मैं सारा पैसा रिलीज करके सीधे आपको आकर के पैसा देने वाली हूँ, आप इसको इन्वेस्ट करो। लोग लालच में आते हैं। अनेक तरह की ठगी के लिए घर बैठे आदमी के पास आता है कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, आपके पास 100 करोड़ की लॉटरी निकली है, मैंने कोई टिकट ही नहीं खरीदा, कौन सी लॉटरी निकली है। लेकिन लोग उसके बावजूद ठगी में आ जाते हैं उनके पास में। कुछ लोग कहते हैं कि आपको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप घर बैठे पैसे कमाए। उसने 10,000 रुपए लगाए, 10 के 20 करके उन्होंने दे दिए, 50 लगाए, 50 के 1 लाख करके दे दिए, यहाँ तक करते हैं वो। और फिर बढ़ाते बढ़ाते विश्वास बढ़ाते बढ़ाते उनसे 30 40 50 लाख तक ले गए, और ले जाने के बाद फिर एक दिन गायब हो गए। कई लोग इस तरह का करते हैं कि आप सस्ता लोन लें हमसे, लोन लेने के नाम पर सारा डिटेल लिया और जो कुछ खाते में है वो और निकल गया। तो अब नए नए तरीके की वारदातें एक के बाद एक इस तरह से करते जा रहे हैं। और खासतौर पर जो सोशल चैटिंग का जो सिस्टम है, उस चैटिंग में तो आदमी को बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कई लोग अपने कम्युनल सेंस को इतना पीक पर ले जाते हैं कि आदमी भावावेश में आकर के उन्होंने कुछ कमेंट्स कर दिया, उसी आधार पर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। निजता का उल्लंघन, कई लोग अपनी बातचीत के स्तर को किसी भी लेवल पर ले जाकर के उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको चीट करने के लिए जो साइबर बुलिंग करते हैं, वो आम बात है। और वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग है, और ब्लैकमेलिंग कर करके मोटा पैसा वो लोग कमा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तुरंत एक आदमी कोई सीबीआई का आदमी बन जाता है, कभी कोई ईडी का आदमी बन जाता है, कभी कोई उसका आदमी बन जाता है। अब जरूरत इस बात की है कि अगर आपके पास में किसी तरह की साइबर ठगी हुई है तो बिना डरे, बिना उनके ब्लैकमेलिंग में आए हुए, बिना झांसे में आए हुए, इमीडिएटली आपको जो भी हमारा पुलिस का सिस्टम है उसके साथ में इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। हमारे पूरे देश भर में एक साइबर क्राइम के लिए एक अलग से वेबसाइट शुरू की हुई है, एक मेल आईडी दी हुई है कि पूरे देश भर में जैसे भी किसी के साथ साइबर क्राइम होता है इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम में एक पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है, तीसरे में जाता है, अगर कहीं पर उसको ब्लॉक कर दिया गया तो पैसा बच सकता है आपका। लेकिन अगर वो आपने थोड़ा डिले किया तो वो पैसा पता नहीं कितने अकाउंट से होते हुए बाहर निकल जाएगा, और फिर उसके बाद उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि बहुत सिंपल है, cybercrime.gov.in, इमीडिएटली इसके ऊपर मेल करना चाहिए। किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली मेल करना चाहिए। अगर मेल फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक टोल फ्री नंबर है, ये पूरे देश भर के लिए टोल फ्री नंबर 1930। ये टोल फ्री नंबर 1930, थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी लाइन है, फिर भी प्रेशर ज्यादा है। तो इमीडिएटली जितना जल्दी संभव है इसके ऊपर 1930 पर अपनी कंप्लेंट करानी चाहिए। गवर्नमेंट ने और भी ऐप बनाए हुए हैं इसके लिए, एक है यूएसबी प्रतिरोध, और एक इस ऐप यूएसबी प्रतिरोध के अलावा एक और ऐप बना हुआ है, वो भी साइबर ऐप इस तरह के डाउनलोड करके हम उसकी भी फैसिलिटीज का उपयोग कर सकते हैं। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल पर या हमारे सिस्टम पर अगर कोई वायरस है तो उसको इमीडिएटली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि वो वायरस हमारी सब कुछ इंफॉर्मेशन इधर से उधर शेयर कर रहा है। वो कुछ भी हम हमारे लिए पर्सनल कोई चीज नहीं रह नहीं गई है। और ये बात तय है कि हम एक डेटा के तौर पर बिकाऊ हैं। जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो सब हमें बेचने के लिए तैयार बैठी है। बहुत सारे लोग जो भी ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं, ऐप डाउनलोड करते समय हमसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीख की जाती है, वो परमिशन ली जाती है, और हम तुरंत तुरंत यस 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 सारी परमिशन उनको देते जाते हैं। उनसे वो हमारी फोटो एक्सेस भी मांग रहा है, हमारी वीडियो एक्सेस भी मांग रहा है, उससे हमारी एसएमएस एक्सेस भी मांग रहा है, हमारी हर चीज एक्सेस मांग लेते हैं। और अगर इसमें भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है
कि अगर कोई ऐप डाउनलोड करते समय वो अनजान ऐप हमसे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहा है जो उस ऐप के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हम सिंपल कैलकुलेटर डाउनलोड कर रहे हैं, कैलकुलेशन का कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी फोटो भी मांग रहा है, वीडियो भी मांग रहा है। इट मीन्स कि वो गड़बड़ हो सकता है, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो उसको ये ना दें। और अगर गलती से ऐसे ऐप डाउनलोड हो गए तो इमीडिएटली उनको डिलीट करना चाहिए। और एक और बात रहती है कि अगर हमारा मोबाइल फोन, हमने अगर किसी को कुछ सेकंड के लिए, उसने कुछ मिनट के लिए उसने हमसे लिया, और उस मिनट के अंदर भी अगर उसने ऑपरेट किया और उसमें कोई भी वायरस डाल दिया, हमारा मोबाइल गया काम से। वो उसके बाद हम तो खुश है कि हमारे पास हम सब कुछ यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जितना हम यूज कर पा रहे हैं उतना का उतना सामने वाला भी यूज कर पा रहा है, और जो मिसयूज वो कर सकता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इन स्थितियों में हमें इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और एक डॉक्टर साहब आपने शुरू में बताया था कि हमें हर हालत में अपना पासवर्ड के प्रति बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है, कि हम पासवर्ड, जो जितना भी पासवर्ड रखते हैं, उन पासवर्ड में हम बहुत सारे फिगर्स भी रखते हैं, उसमें नंबर्स भी रखते हैं, उसमें बहुत सारे जितने भी चीजें हो सकती है कि उसमें करेक्टर्स, डिफरेंट करेक्टर्स भी रखें, डिफरेंट लेटर्स भी रखें। जनरली आदमी पासवर्ड भूलने की भी आदत होती है हर एक आदमी की। वो अपने डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बना लेता है, अपने किसी और अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ को बना लेगा, या अपने घर के नंबर को बना लेगा। तो और ये ऐसे कॉमन से नंबर से अगर उसने पासवर्ड बना लिया, तो उस स्थिति में साइबर क्रिमिनल्स, इनको ये आइडिया है कि किस तरह के पासवर्ड हो सकते हैं इस व्यक्ति के, वो इमीडिएटली क्रैक करेगा पासवर्ड और आगे बढ़ जाएगा। तो इनमें पासवर्ड, और समय समय पर पासवर्ड चेंज भी करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता भी रहता रहे कि भाई ये जहाँ भी चेंज कर रहे हैं। और पासवर्ड बदलते समय हर एक व्यक्ति को पासवर्ड देने की स्थितियाँ मेरी ख्याल है बहुत कॉमन सी चीज है। मैं अपने पीए को पासवर्ड दे रहा हूँ, अपने किसी पुराने ऑफिस के पीए के पास भी, उससे पहले के पीए के पास भी हो सकता है, अपने स्टाफ के पास हो सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि जब जब हम कुछ किसी के पास पासवर्ड है, इमीडिएटली अपना पासवर्ड चेंज कर ले। और पासवर्ड चेंज करने के साथ एक और चीज है, आज साइबर क्राइम की सबसे ज्यादा घटनाएं दुनिया में अमेरिका में होती है। इंग्लैंड में नंबर 2 है और नंबर 3 पर भारत है। अच्छी बात यह है कि हमारे भारत के साइबर लॉज में बैंकिंग सेक्टर में एटलीस्ट उन्होंने एक कंपलसरी किया हुआ है कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो एटलीस्ट हम अगर कोई पासवर्ड दे रहे हैं तो पासवर्ड के साथ ओटीपी भी जनरेट होती है। तो पासवर्ड और ओटीपी अगर दो है तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत संभावना है साइबर ठगी की हल्की सी बचती है। लेकिन अगर किसी ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया तो फिर उसके पास सब कुछ चले गया, तो वो सब कुछ निकाल करके बेईमानी कर सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह के पासवर्ड और ओटीपी, जब दो चीजें हैं, दो चीजें किसी भी स्तर पर कई लोग अपनी सोशल इंजीनियरिंग करके बातचीत में उलझा करके हमसे मांगने की कोशिश करें, तो हमें उससे बचने की जरूरत है कि उनको किसी भी तरह से ये सूचनाएं ना दें। क्योंकि हमारे घर के एक और चीज है कि हमारे घर के चाहे बुजुर्ग हैं या कोई और व्यक्ति है जो थोड़ा सा डिजिटली बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, लेकिन अगर उनको इस तरह के वो यूज कर रहे हैं, तो हमारा बच्चों का भी दायित्व बनता है कि उनको ये चीजें और अच्छे से सिखाएं ताकि वो इन ठगी से बच सकें। और हालांकि ठग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि कितनी भी कोशिश करो फिर भी वो ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चैलेंजेस है, और इन चैलेंजेस के लिए हमें भी उतना ही इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते समय और ज्यादा एडवांस होंगे, तभी हम इससे बच पाएंगे। और अनजान व्यक्ति की कॉल, अनजान व्यक्ति की वॉइस, खासतौर पर वीडियो कॉल, अगर वीडियो कॉल अपने परिचित व्यक्ति का है तो ही उठाने की जरूरत है, मेरा तो ये मानना है कि। और खासतौर पर रात के टाइम पर अगर इस तरह के वीडियो कॉल आए तो किसी भी सूरत में ना उठाएं। वीडियो कॉल अगर आई है तो उससे ऑडियो कॉल करके बातचीत की जा सकती है कि कौन है क्या है, लेकिन वीडियो कॉल उठाने से हर हालत में बचना चाहिए। और साथ में जितने भी लालच देने की कोई भी चीजें हो सकती है, उन लालच देने वाली चीजों से हर हालत में हमें बचने की जरूरत है। अगर किसी भी तरह के लालच की बातों में हम थोड़ा सा भी अगर आते हैं तो हमारे लिए किसी भी समय घातक हो सकता है। और ठगी की बातों में अगर मैं जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि मैं जिस सिस्टम के साथ में जुड़ा हूँ, अपने मित्र मंडली को भी देखता हूँ, रोज किसी न किसी के साथ कोई न कोई घटना की सूचना मिलती है। क्योंकि मैं जब पुलिस में हूँ तो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं उनके लिए जल्दी एक्शन की स्थितियां करूँ। पिछले दिनों एक पुराने मित्र आए, रिटायरमेंट का सारा पैसा उन्होंने अपने बच्चे को बिजनेस में दे दिया। उस बच्चे ने जो बिजनेस करते करते वो इस साइबर बिजनेस में पता नहीं कहाँ से आ गया, और उसको इस तरह से बातों में उलझाया कि उनके करीब 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने इस बिजनेस के नाम पर उससे ऐसा लिया कि वो जीरो के ऊपर आ गया पूरा, गैम्बलिंग में डरा धमका के और इस तरह से निपटाया। अब वो सारे बाइलॉज दिखवा लिया, सारी कंप्लेंट कर ली, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, कुछ बचाव की स्थिति में नहीं है। तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि साइबर ठगी का सबसे बड़ा कारण लालच है, लेक ऑफ अवेयरनेस है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, और साथ में लेक ऑफ की सेफ्टी है। आपको सेफ्टी मेजर्स पूरे अपनाने पड़ेंगे।
बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और अपडेट भी रहना पड़ेगा कि किस तरह की साइबर ठगी हो रही है। इसके बाद में भी जागरूक रहेंगे तो शायद इन साइबर जो डिजिटल सेफ्टी है हमारी, हम ज्यादातर डिजिटली सेफ रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरी ख्याल है मैं लंबा टाइम ना लूं, मेरे ख्याल से चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। फिर कोई सवाल हुए तो आप उस बात को रखिएगा, और संभव हो तो जो आपने वेबसाइट बताई है और फोन नंबर और एप्स आपके लिए संभव हो तो चैट बॉक्स में मुझे लगता है कि यदि आप वो शेयर कर देंगे तो बहुत सारे मित्रों को आसानी से उसकी जानकारी मिल जाएगी। कम से कम मैं उसमें भी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे मित्रों के लिए। हाँ हाँ, वेबसाइट साइबर जो मेल करना है आपको, साइबर क्राइम, सिंपल है, cybercrime.gov.in। अच्छा, सिंपल है, ठीक है। cybercrime.gov.in। और जो टोल फ्री नंबर है वो नंबर है 1930। तो याद रखने की जरूरत है, बहुत सिंपली याद रखा जा सकता है। इसके ऊपर कंप्लेंट इमीडिएटली दर्ज कराने के लिए। चलिए, धन्यवाद गोविंद जी। आपने बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से साइबर क्राइम के कितने रूप हो सकते हैं उनके बारे में जिक्र किया। संयोग से हमारे साथ हरियाणा पुलिस के भी एक मित्र हैं, अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार। उन्होंने हिसार से पीएचडी किया है, और प्रज्ञा जी के वक्तव्य के बाद संभव हुआ तो उनके भी कुछ अनुभव हुए तो वो शेयर करेंगे अपन। तो गोविंद जी, जिस तरह से आपने सतर्कता की बात की, मुझे लगता है जब अपन छोटे थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो कई बार सुनते थे कोई ज्योतिष आ गया घर में या कोई, तो हम कहते थे अननोन व्यक्ति से कोई चीज मत लीजिए, कोई चीज सुंघा दी, है ना। हमारे यूनिवर्सिटी के एक मित्र थे, तो वो जब कहीं बाहर जा रहे थे तो बस में उन्हें कोई चीज सुंघा दी, सारी चीज लूट के ले गए। रूप बदल रहे हैं। तो जैसे हम वास्तविक जीवन में लोगों से बच के रहते थे, किस पर विश्वास करना है नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि दूसरे रूप में इस डिजिटल दुनिया ने हमको फिर प्रेरित किया है कि आप बहुत सावधानी के साथ इन माध्यमों का उपयोग कीजिए, नहीं तो आपकी जरा सी भी चूक आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। पारिवारिक सुख शांति नष्ट होती है, हो सकती है। फाइनेंशियली किस तरह से आपने बताया कि पूरे बैंक के बैंक खाली हो गए उनके, तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो जहां जीवन सुलभ हुआ है, वहीं जैसा आपने कहा कि चुनौतियां भी हमारे साथ बहुत हैं, और जब घटना घट जाती है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स भी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, हमारी व्यवस्था ने उपलब्ध कराए हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस सेशन के पीछे यही मूल भावना हमारी थी कि हम कहीं जागरूक कर पाए। हालांकि बहुत सारे हमारे सीरियल्स हैं, वहाँ इस तरह की बात भी की जाती है, बहुत सारे आलेख भी छप रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं इस गिरफ्त में आ रहे हैं। कई बरस पहले मेरा खुद का अनुभव रहा कि एक मेल आता है जिसमें कहा जाता है कि अपना पासवर्ड अपडेट कीजिए, नहीं तो अगले 24 घंटे में आपका मेल बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही मैंने किया तो वो हैक हो गया। और उस दौर में तो ये बहुत कम घटनाएं होती थी। तब हिंदुस्तान टाइम्स से हमारे मित्र थे, उन्होंने फ्रंट पेज पे खबर छापी कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ईमेल हैक्ड, है ना। अब तो मेरे ख्याल ईमेल हैक होने की खबर नहीं छपती है ना। और मेरे ख्याल जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे इसमें हैं, सभी के अनुभव रहे होंगे कि वो फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया और फिर चैट के माध्यम से आपसे पैसा मांगा जा रहा है, बातचीत की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप पेटीएम से इतना पैसा भेज दीजिए। ये सारे प्रसंग मेरे ख्याल आए दिन हम लोग जूझते हैं। तो सतर्कता ही शायद आपके लिए बचाव है, और सावधानी हमको दैनिक जीवन में रखनी पड़ेगी। आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक को। प्रज्ञा जी एक तरह से वैल्यू बेस्ड एजुकेशनिस्ट और मीडिया लिटरेसी कैंपेन में काम करने वाली एक एक्टिविस्ट, मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों से आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है, और मीडिया लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी को लेकर के आपने देश के अनेक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप्स आयोजित की हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर, और कहीं कोशिश की है लोगों को जागरूक करने की। यूँ आपने एमएससी किया है मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में, पीएचडी भी वहीं से की है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से, और उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स, मीडिया लिटरेसी, डिजिटल वेलबींग, ये आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आपने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित की हैं। इसके अलावा एक क्रिएटिव राइटर के रूप में पत्र पत्रिकाओं में आप नियमित रूप से लिखती रही हैं, पब्लिक रिलेशंस में भी आपका एक्सपीरियंस रहा, एक बहुत अच्छी कम्युनिकेटर आप हैं, और एनालिटिकल स्किल्स इसमें भी आपकी दक्षता है। और देश में एक पूरा गूगल ने एक अभियान चलाया है, और बहुत सारे मीडिया टीचर्स और जर्नलिस्ट को उन्होंने फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी ट्रेनर के रूप में भी
ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस तरह से फैक्टशाला ट्रेनर के रूप में भी आप काम कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो एम्प्लॉयमेंट सेल है हिसार का, विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेल, उसमें भी आप एक्सटर्नल वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रही हैं। तो आपका CSR डिजिटल सेफ्टी इनिशिएटिव्स में जो एक सक्रिय योगदान रहा है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के लगातार मोटिवेशन से, क्योंकि इनके पूरे परिवार से मेरा एक बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, हिसार कई बार जाना हुआ है, तो इनसे और इनके जो पति हैं प्रोफेसर विक्रम कौशिक, वो भी बड़े सीनियर मीडिया एजुकेटर हैं और इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो पूरा परिवार एक तरह से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मैं प्रज्ञा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अनुभव और एक ट्रेनर के रूप में जिस तरह भी हमारे सारे सहभागियों को, बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं, लगभग 60 प्रतिभागी हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। तो हम आमंत्रित करते हैं आपको अपना अनुभव शेयर करने के लिए, डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक। Thank you, Binavar sir. Thank you for inviting me. And first of all, thanks to Govind sir also. He has given almost all the points which I would have said or spoken about, and all the important points regarding cyber security. Or the points which I have taken, this is about digital well-being also. So I'll start my PPT with that, and we'll come to those cyber security points as well as digital safety. So let me share my PPT with you all. Do let me know, sir, now is it visible or not? Still not. Okay, sir. Yes, now it's okay. Right, sir. Thank you. This is about digital safety and well-being. As Parekh sir has talked about digital safety, cyber security. About digital safety, if I talk about myself, I have conducted these webinars and offline and online with the students of the university as well as with the students of school also. But today we will have a discussion on digital well-being also. First of all, when we talk about well-being, we come to know that what happiness is, why we talk about digital well-being, because we want to remain happy, whether we are children, whether we are grown up, at every stage of life. Because of our life situation, we want to feel happy. Happiness is the ultimate aim of life. And well-being, what is well-being? Well-being, if we say कि क्या होती है well-being, that is a state of being healthy and happy, स्वस्थ और प्रसन्न होने की स्थिति, and या social change carried. And what is digital well-being? This is the impact of the technologies and digital services on our mental, physical, and emotional health. When we are digitally involved, when we are working digitally, then there are the chances, the impact of the digital engagements on our mental and physical health. We see that we talk about social media, and the first thing which we need to know is digital well-being. Digital social media is not everything, like it is not all digital well-being. If you are not on social media, it doesn't mean you are not digitally engaged, because whether you are using email, you are using banking, and these are the digital platforms. Social media is a part of that. So many people they say कि हम सोशल मीडिया पे नहीं है तो हमें इन बातों की जरूरत नहीं है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो हम हैं. वी आर यूजिंग ईमेल ऑल्सो, वी आर यूजिंग बैंकिंग के लिए हमें जरूरत पड़ रही है. आज डे टू डे लाइफ में वी सी वी आर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर our day-to-day life. So that's why we need to understand that what is the effect of the digital well-being, digital technologies on our day-to-day life.
So this is the world scenario, how world is using internet. This is the data of the 2019, and these are the top 10 countries of the world who are using internet. And our country is also one of them. They are using the internet on most top 10 countries of the world. And this is the top behavior of internet addicts, like how frequently we are using internet for, and this data talks about age group, different age group people, 18 to 29 years, 30 to 49 years, 50 to 64, and 65 plus years. And like during my sessions, I have seen that first of all, our senior citizens and teenagers, they are using it frequently, and they are the one who are becoming the victim of these kind of frauds also. Though anybody, irrespective of age or profession, can become the victim of these kind of frauds and digital cyber frauds also. So what is important here is to understand become aware, as well as to understand how we can save ourselves. Information overload. Excessive information is there. The plethora of information is there. Any kind of information we want, and we have. प्रज्ञा जी, ये आपकी स्लाइड्स वो रोटेट नहीं हो रही है. ओके सर, इज इट ऑन फर्स्ट नंबर? हाँ, फर्स्ट ही चल रहा है. डिजिटल सेफ्टी एंड वेलबींग वही चल रहा है. मेरी तरफ से सर एक बार देखिए. हाँ, अब नहीं हो रहा है अभी. मैं एक बार लेट मी स्टार्ट इट अगेन. रीशेयर करके देखते हैं सर. हाँ, वापस कर लीजिए एक बार. अब विजिबल है सर? हाँ, अब ये प्रेजेंटिंग आ रहा है. देखते हैं आगे. हाँ, अब नेक्स्ट कीजिए आप. हाउ वर्ल्ड इज यूजिंग इंटरनेट, ये वाली स्लाइड विजिबल है? नहीं, फर्स्ट ही चल रहा है अभी. चलिए फिर वैसे ही कंटिन्यू कीजिए. स्लाइड नहीं दिख रही है. नहीं दिख रही? मतलब फर्स्ट ही दिख रहा है, वो रोटेट नहीं हो रही है. हाँ सर, इसमें रोटेट हो रही है. यहाँ नहीं आ रहा है. ओके सर. जबकि पहले तो हो गया था, अपन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब हो गया था, अब हाँ, नहीं हो रहा. सर बिल्कुल. चलिए कंटिन्यू कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर, that's been easier otherwise. So we were on information overload. The plethora of information is there, and the excessive information is there. Any topic which we want, we are getting information from any platform, and information handling is another problem today. When we exchange information, there are chances that we receive or we exchange misinformation also. Misinformation is that which is false information, inaccurate information, and it is spread unintentionally. जो misinformation spread कर रहा है वो खुद भी नहीं जानता कि ये एक misinformation है, वो false information है, लेकिन the spreader doesn't know that it is false information, and disinformation is also a false information, but the person who is spreading it knows about it, that it is false information. So there is the difference between the intention of the spreader. And malinformation. Malinformation is authentic information, and it is shared intentionally to cause harm to the person or the organization. सर एक बार मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ, अगर, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड है ना, दोबारा करती हूँ. हाँ. अगर आप लोगों को दिखेगा नहीं तो फायदा नहीं है. दोबारा ट्राई करती हूँ. ये सब तकनीकी चुनौतियां हैं सिस्टम की. बिल्कुल. लेट मी चेक. अब दिखाई दे रहा है सर?
अभी आया नहीं है मुझे, हाँ अब दिख रहा है, हाँ अब आ गया, ये डिस इन्फॉर्मेशन वाली स्लाइड आ गई है। डिस इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है सर, इसको हाँ हाँ ऐसे ही चला लेते हैं, तो हाँ हाँ इट विल बी इजियर नाउ. So ठीक है। disinformation is also false information which is spread with intention to harm somebody. And malinformation, it is authentic information, but the person who is spreading it with the bad intention to harm somebody or to organization. So that is the difference between misinformation, disinformation, and malinformation. So when we were talking about information, the exchange of information, ये जो difference है, when we receive information messages में, तो उसका difference पता होता है, तो हम we are able to judge कि ये information हमारे पास क्यों आई. Now, digital well-being skills. When we understand the information, then we need to know that what are the digital well-being skills. We talk about the impact of the technologies. We define digital well-being skills as a set of skills needed to manage the side effects of the digital communication overburdens. Digital well-being skills can be identified as the skills to achieve strategic attentions, focusing in daily life, and to avoid the stress caused by the overwhelming flow of information, minimizing waste of time and attention on and irrelevant activities in the subject's perception. एज सर आपने स्टार्टिंग में बात किया कि हम हमारे अगर हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें कि ऑनलाइन व्हेन वी आर अटेंडिंग क्लासेस, वेदर वी आर अटेंडिंग और वी आर द वन हु इज प्रेजेंटिंग, आप ईयरफोन लगाए हैं कान में, दैट इज ऑल्सो हैविंग इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ. पेन रहता है सर में, हमारा बॉडी पोस्चर खराब हो रहा है, और all the time our eyes are on the screen also. अब तो डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट करना शुरू किया कि we should be like saving our time, जितना कम हो सके उतना हम इनको यूज करें. We cannot ban, but at least we can manage our time accordingly. So for that we need to understand these skills and understanding culturally well-being. Like culturally well-being is also digitally well-being. For the last 3-4 years, continuously we were like exchanging our information, our day-to-day life work through digital platforms. और एक ऐसा समय भी आया था कि लोगों का बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था, और इट वाज द ओनली मीडियम जिससे कि हम कनेक्टिविटी थी. हमारे जो सेलिब्रेशंस है, फेस्टिवल्स हैं, दैट आल्सो वी वर सेलिब्रेटिंग ऑनलाइन ओनली. बट now it is offline also, we can come out also, but it has become the habit of the children and people to be on online only, or the using digital platform. So understanding it कि culturally well-being यानी कि जो हमारी एक social life है, एक social media से बाहर भी है, और मीडिया से बाहर जो सोशल लाइफ है, जो फेस टू फेस है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर डिजिटल वेलबींग. अगर हम कल्चरली एक्टिव हैं, वी आर मीटिंग फ्रेंड्स, फैमिली, we are listening them, we are like understanding their problems, sharing problems, helping them. That is also a part of our digital well-being. अगर हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी हैं तो भी हम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो इल इफेक्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं. सो being remaining culturally well-being is also helping us to remain digitally healthy and happy. Now understanding algorithm. When we are digitally communicating, these are the chances where when we are searching something on a digital platform, and there are chances that we are being followed by our digital footprints. Whatever we are typing, whatever we are searching, everything is being followed, and we are becoming the slaves of the algorithm in the content industry. Messages are specifically and scientifically being designed to attract users' attention. We can see when we receive some messages, whether it is on FB messengers, FB groups, WhatsApp messenger, WhatsApp groups,
or any other platform, whether it is on Twitter, Instagram, LinkedIn, we will see that the kind of messages we receive, they are designed differently for different people. And this is specifically to attract a particular person. So you are the one who is being pampered through these people who are sending you such messages. So if we understand that algorithm, why the person is sending you such messages, what can be the purpose of that, and what benefit they can have if you receive that message and if you respond to that message. So that is that algorithm is needed to be understand, and why you are receiving similar kind of advertisements. Suppose you have searched anything on related to education on Google, and same thing, like it is related to admissions in universities. So now you will receive the same kind of information even on your email also. And email also, if you see, you will have the similar name emails which are not related to you, but unknown emails you will start receiving. The first thing is very important to understand, as Parekh sir also said, कि आपने जब कहीं रजिस्टर ही नहीं किया है तो आपका कहाँ से इनाम आएगा. तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कहीं कोई टिकट नहीं लिया है, कहीं कोई रजिस्टर नहीं किया है, तो आपका कहीं इनाम नहीं आएगा. एंड कोई भी अगर आपके पास लिंक आता है और व्हाट्सएप पे लिंक आता है, जैसे कि दिवाली के टाइम बहुत सारे लिंक आते हैं कि इस पे क्लिक करें तो आपको इनाम मिलेगा. तो anybody who is receiving must understand कि you have not taken any ticket, any registration is there by your name. You have not initiated any process, so you cannot get any kind of इनाम or prizes. तो ऐसे अननोन लिंक को बिल्कुल भी शेयर ना करें. एडमिशंस के दिनों में भी बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड लिंक यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड स्टूडेंट्स के पास आते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो ये इस नंबर पर आप क्लिक करें. तो बी वेयर ऑफ दोज लिंक्स, बिकॉज जैसा टाइम चल रहा था उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन वी रिसीव ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड another important thing about after algorithm understanding is critical thinking, understanding, evaluating the information, see all the perspectives of information from everybody's perspective, see what it can be, why the person is doing something, why it is being given to you, why the message is being sent to you, and what is being projected. Like this example I have given कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और व्हाट यू आर बीइंग प्रेजेंटेड. ये सिर्फ मीडिया ही नहीं, एक व्यक्ति विशेष भी आपको कोई बात जब समझा रहा है तो वो डिफरेंट हो सकती है, वो डिफरेंट उसका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट हो सकता है. तो हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द वन हु इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन मस्ट अंडरस्टैंड कि सी द ऑल पॉइंट्स फ्रॉम एवरीबडीज पॉइंट कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, टाइमिंग क्या है, क्यों भेजी गई है, क्या पर्पस है, एंड गो टू अदर सोर्सेज ऑल्सो फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. एक न्यूज़पेपर, एक मीडिया, एक पर्सन पे जाने के बजाय उससे रिलेटेड डिफरेंट सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करें. एंड डोंट बी इन हरी टू रिस्पॉन्ड द सिचुएशन और द मैसेजेस. These are the points, knowing when to plug in or unplug. This is about, this app is Digital Wellbeing app, which you will receive. You may check your mobile phones also. वहाँ पे एक Digital Wellbeing app है. अगर आप setting में जाएंगे तो वहाँ आपको Digital Wellbeing app मिलेगा. अगर आप उसमें अपनी activities को check करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप पूरे दिन में आपने कितने आवर्स कौन सी एक्टिविटी में स्पेंड किए हैं. लाइक एफबी पे है, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है. तो ये ऐप आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर ये दिस इज डिजिटल वेलबींग ऐप. एंड सी अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर digital habits, get a daily view of digital habits, how frequently you use different apps, how many notifications you receive, how often you check your phone or unlock your device, disconnect when you want to.
ये आपके हाथ में है, आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, everything is in your hands. These are some safety tips. Like sir has also mentioned earlier, use a strong password, and strong passwords are those जिसमें not only the letters but some symbols are also there, and small letters, capital letters, with kind of letters and numbers and symbols should be there. That will be a strong, but still time to time keep changing your passwords, and don't make a single password for all platforms. Use separate and password for banking. Disable GPS to social media accounts. Use two-factor authentication for all social media profiles. Log out of all accounts when not in use. Normally ऐसा नहीं होता, हम जहाँ जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसी में स्पेशली टीन चिल्ड्रन, टीनेजर्स जो कॉलेजेस में भी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं उसे वैसा ही यूज करके वैसा ही छोड़ देते हैं. तो दे डोंट हैव दैट हैबिट कि इसे बंद भी करना है, लॉग आउट भी होना है. वी नीड टू मेक इट अ हैबिट. बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओनली रेप्यूटेड साइट्स. टेक screen break, good make good postures and take enough sleep. जो हमारी शॉपिंग हैबिट्स है, वो सपोज वी आर ऑन एफबी और एनी अदर सोशल मीडिया, वहाँ जो प्रोडक्ट आया वहीं से हम उनको परचेज करने की कोशिश करते हैं. इट इज बेटर वी गो टू देयर साइट एंड वी परचेज फ्रॉम द ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेड साइट. जो नए बिल्कुल ऐप बने, कोरोना के टाइम में बहुत सारे इस तरह के ऐप नए नए बने थे जो कि मैक्सिमम इस तरह के फ्रॉड केसेस थे. तो वो उनसे बचने की कोशिश करें. ट्रस्टेड वेबसाइट से ही अपनी इंफॉर्मेशन भी लें, और उनके जो शॉपिंग के साइट हैं केवल उन्हीं से लें, क्योंकि उसमें आपका पैसा भी गया, प्रोडक्ट भी नहीं मिला. ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी सुने, बल्कि जब शेयरिंग करी अभी, जैसे सर ने बताया, अभी एक सिटीजन है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने किसी भी साइट से कुछ सामान मंगवाया, वो उनको मिला नहीं, बल्कि साथ में जो भी व्यक्ति उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था उन्होंने उनके साथ बहुत ही इल बिहेव भी किया, और मतलब वो उनको कॉन्टिन्यूसली एंगेज रखा अपनी उसमें, और बाद में उनको उसको डिस्कनेक्ट भी करना पड़ा और ब्लॉक भी करना पड़ा. तो ऐसी स्टेज में वो जो वर्बल हमारा कम्युनिकेशन है, जो उनके साथ एंगेजमेंट है, उसमें ना फंसें. These are some points which PIB, Press Information Bureau, has given some safety tips जो खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनसे रिलेटेड है, क्योंकि हम कहीं भी PIB के सोशल मीडिया अकाउंट या किसी भी उनके उससे देख सकते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो हमें टाइम टू टाइम दे आर गिविंग अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फेक इंफॉर्मेशन रिलेटेड cyber security and other important information we can get from there. So not only PIB, there is cyber dost. cyber dost की जो साइट है उस पे भी आपको बहुत सारे important points मिलेंगे जिससे हम खुद भी अवेयर हो सकते हैं, औरों को भी दे सकते हैं. So if we have any information which we feel it is not correct, we can go to these sites and can get correct information related to that. सर ने भी ये नंबर बताया 930 नंबर साइबर सिक्योरिटी सेल का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बिजी आ सकता है, लेकिन इफ यू नीड टू रजिस्टर योर कंप्लेंट यू कैन गो टू दिस नंबर. एंड अबाउट वेब पेजेस, डोमेन नेम, हमें जो जहाँ से वेब पेज है या आपका ईमेल है और या कोई पेज कोई वेबसाइट है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो डोमेन नेम है वो क्या करेक्ट है या नहीं. हमने देखा कि बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जो जैसे कोई प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, जैसे ही वो जीतते हैं इंटरनेशनल गेम में तो उनके नाम से बहुत सारे ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, FB पे बन जाते हैं, और लोग उनके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि उनका अकाउंट है. लेकिन ज्यादातर जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके नाम पर फेक अकाउंट्स भी बन जाते हैं. तो देयर वी नीड टू सी कि क्या ये करेक्ट है, ऑथेंटिक है कि नहीं. थोड़ा सा डिटेल में उनके अबाउट सेक्शन में जाकर वी कैन हैव द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट.
तो अबाउट अस सेक्शन है, ऑथर है, डेट है, स्पेलिंग एरर्स वी कैन सी कि कहीं कोई मिस्टेक्स है, क्योंकि नॉर्मली इट हैपेंस दे कमिट मिस्टेक्स आल्सो। these are few numbers जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड। अगर हम अपने मोबाइल फोन से चेक करें कि अगर हैक होता है तो आप इस नंबर पे *#62# से कॉल करके देख सकते हैं, वो उसमें आपको डिटेल आ जाएगा। और इसी तरह कैसे स्टॉप करना है आपको, और 21 फॉर कॉल फॉरवर्ड, 1930 साइबर बुलिंग, PIB, ऑल्ट न्यूज, विश्वास न्यूज और बहुत सारे ऐसे PIB और ऑल्ट न्यूज के जो एक साइबर सिक्योरिटी फेक न्यूज से रिलेटेड साइट्स हैं विच विल हेल्प यू टू सी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है गलत है या सही है, या जो आपके पास आई है उसको आप चेक कर सकते हैं। Keep a tab on your digital habits, safeguard your social media, block cookies, configure privacy setting to the control information sharing, browse in a private mode. प्राइवेट मोड में भी ब्राउज कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ सोशल मीडिया फ्रॉड्स, मनी डबल फ्रॉड के भी बहुत सारे एग्जाम्पल सर ने बताए हैं। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट जो आती हैं उनको, एंड जॉब ऑफर्स, ओपन टू वर्क, जॉब ऑफर के फ्रॉड्स बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी जब मैं उनके साथ इंटरेक्शंस होते थे, जैसे नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट कई टीचर्स के साथ या बहुत सोशल ग्रुप्स में भी जब ये उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया तो ये जानने को मिला कि जॉब के लिए, खासकर ऑनलाइन जॉब के आज भी बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए और मनी ट्रांसफर के लिए। सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर ऑफ साइबर फ्रॉड केसेस, एंड डोंट क्लिक ऑन प्रमोशनल ईमेल्स और ओपन अटैचमेंट। ज्यादातर हम प्रमोशनल ईमेल्स को चेक करते हैं और जो भी अटैचमेंट उसके साथ आती है साइमल्टेनियसली खोल लेते हैं। तो अगर वो आपसे रिलेटेड नहीं है, अगर आप श्योर नहीं है, तो डोंट ओपन दोज लिंक्स। इंस्टॉल योर एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर, जो कि अगेन कहीं से भी इंस्टॉल ना करें क्योंकि उसमें वायरसेस आने के चांसेस हैं। और एंड्रॉयड के लिए ऐप स्टोर है। और यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट्स, use complex passwords, promote their brands and get more subscribers। इस तरह के भी बहुत सारे फ्रॉड केसेस आते हैं। ये एक मैंने फोन की हमारी जो सेटिंग है, अगर आप अभी भी चेक करना चाहें अपने फोन की सेटिंग को चेक करेंगे तो इस तरह से आपके एंड्रॉयड फोन पे इस तरह से एक जब ओपन होगा तो मान लो डिजिटल वेलबींग है तो आप ये डिजिटल वेलबींग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर पासवर्ड मैनेजर आपने देखना है, क्योंकि इफ यू हैव फॉरगॉटन योर पासवर्ड और आप कैसे पासवर्ड को लाइक रिवाइव करें, तो आप उसमें अपने पासवर्ड को जब सेव करते जाते हैं तो सभी प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड आपको इसमें गूगल मैनेजर में, पासवर्ड मैनेजर में मिलेंगे। तो ये एक बार अगर हम अपने फोन की सेटिंग को एक्सप्लोर करें तो देयर आर मेनी ऑप्शंस टू सी, नॉट ओनली पासवर्ड मैनेजर, आपके डिजिटल वेलबींग है, आपकी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और GPS से रिलेटेड एवरीथिंग इज देयर। ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उसको एक बार खोलें जरूर। नया फोन आता है, हम उनकी और फीचर्स तो देखते हैं लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनकी सेटिंग में जाकर उनको किन किन ऐप्स को हम परमिशन दे रहे हैं। जैसे पारेख सर ने बताया था कि हमने इसको परमिशन नहीं देनी है, बाई चांस अगर गलती से आपने दे दिया तो सेटिंग में जाके आप उनकी परमिशन को ब्लॉक कर सकते हैं, अलाउ ना करें, दोबारा भी कर सकते हैं अगर एक बार गलती से हो गया है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार हम परमिशन कैमरा की या माइक्रोफोन की इस तरह की देकर भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं क्योंकि आज एजुकेशन से रिलेटेड है, शॉपिंग के हैं, तो उसको एक बार टाइम टू टाइम गो टू योर सेटिंग्स, होम सेटिंग्स, गूगल सेटिंग्स, उसमें जाकर आप बहुत सारे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख सकते हैं कि कहाँ आपका फोन कैसे ये सब फ्रॉड का कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप सेट कर सकते हैं अपने फोन पर। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स which are related to digital safety and digital well-being. So this is all about my today's presentation.
Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। जहां गोविंद जी ने अपने व्यावहारिक अनुभवों के बारे में आपको जानकारी दी, वहीं आपने तकनीकी दृष्टि से कैसे हम सतर्कता बरतते हुए अपने इन सारे जो उपकरण हैं, मोबाइल और दूसरे, उनको कैसे उपयोग में करें, बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने इन सबको अभिव्यक्त किया है। मैं देख रहा हूँ हमारे कश्मीर से जुड़े हैं उमर फारूक जी, उन्होंने भी चैट बॉक्स में लिखा है कि किस तरह से आपने जिन चीज़ों की ओर सचेत किया वो भी मात खा गए और वित्तीय नुकसान उनको भी उठाना पड़ा। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सतर्कता बरतते हुए अपना सारा जीवन यापन जो इन डिजिटल मीडिया में है वो करें। हो सकता है हमारे बहुत सारे मित्रों के अपने अनुभव भी हों और बहुत सारे सवाल भी हों। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में कोई उनका अनुभव हो तो बताएं, और या सीधे सवाल हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ कोई जिज्ञासा या कोई समाधान आप चाहते हो। प्रश्न पूछने के पहले या टिप्पणी करने के पहले आपसे अनुरोध है कि अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं वो बताएं, ताकि क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो एक रिकॉर्ड हमारा प्रॉपर रहेगा। जी, सत्र खुला है चर्चा के लिए। हाँ शुभ जी, आप कहना चाहते हैं? नमस्कार जी 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 सर। सर सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। श्री गोविंद पारिक जी, डॉक्टर प्रज्ञा मैम और संजीव सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं डॉक्टर अशोक कुमार हरियाणा पुलिस में कार्यरत हूँ और साइबर फ्रॉड को लेके सर मैं शुरू से पूरा अपना जो लेक्चर है ये सीरीज में सुन रहा हूँ, और बहुत ही मैं कहता हूँ कि मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा सभी को कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं पूरे सेशन में, उनके लाखों रुपए बच चुके हैं सर। ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो साइबर फ्रॉड में है वो है आपकी अवेयरनेस, आप कितने अवेयर हैं। और सर अभी हरियाणा पुलिस को लेके भी लगातार हर स्टेट की पुलिस अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, तो मैंने भी एक अवेयरनेस गीत लिखा है सर, आपकी इजाजत तो मैं लिखना चाहूंगा सर अवेयरनेस के लिए सर, साइबर फ्रॉड को लेके सर। जी बिल्कुल बिल्कुल साइबर फ्रॉड, बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। जी तो साइबर फ्रॉड साइबर फ्रॉड से बचे रहेंगे, सब अपराध मिटाएंगे, देश बढ़ेगा प्रगति पथ पर पुलिस का साथ निभाएंगे। साइबर फ्रॉड से बच के रहेंगे, सब अपराध मिटाएंगे, देश बढ़ेगा प्रगति पथ पर पुलिस का साथ निभाएंगे। और देखिए कि साइबर फ्रॉड से बचना है तो ओटीपी ना शेयर करो, साइबर फ्रॉड से बचना है तो ओटीपी ना शेयर करो, किसी के झांसे में ना आओ, सबको तुम अवेयर करो, किसी के झांसे में ना आओ, सबको तुम अवेयर करो। और समय समय पर एटीएम के पिन को बदलते जाएंगे, समय समय पर एटीएम के पिन को बदलते जाएंगे, देश बढ़ेगा प्रगति पथ पर पुलिस का साथ निभाएंगे। और सर जो चीजें इसमें कही गई है वही चीजें इसमें है सर। कहते हैं जिसे जानते नहीं है उसका वीडियो कॉल उठाना ना, जिसे जानते नहीं है उसका वीडियो कॉल उठाना ना, और थोड़े से लालच में आकर लाखों तुम गवाना ना। जिसे जानते नहीं है उसका वीडियो कॉल उठाना ना, थोड़े से लालच में आकर लाखों तुम गवाना ना। और समझदारी का परिचय देकर सबको ये समझाएंगे, साइबर फ्रॉड से बच के रहेंगे, सब अपराध मिटाएंगे, देश बढ़ेगा पुलिस का साथ निभाएंगे। कि अनजाने किसी भी लिंक पर छेड़छाड़ से बचना है, अनजाने किसी भी लिंक पर छेड़छाड़ से बचना है, सस्ते सामान के लालच में फर्जी वेबसाइट से बचना है, अनजाने किसी भी लिंक पर छेड़छाड़ से बचना है, सस्ते सामान के लालच में फर्जी वेबसाइट से बचना है। हो जाए साइबर ठगी 1930 पे कॉल लगाएंगे, हो जाए साइबर ठगी 1930 पे कॉल लगाएंगे, देश बढ़ेगा प्रगति पथ पर पुलिस का साथ निभाएंगे, और साइबर फ्रॉड से बच के रहेंगे, सब अपराध मिटाएंगे। तो ये एक साइबर फ्रॉड को लेके सर अवेयरनेस गीत मैंने लिखा था हरियाणा पुलिस के लिए, और लगातार हरियाणा पुलिस भी सभी पुलिस लगातार पब्लिक को अवेयर करने का प्रयास करती है। और पब्लिक के जो लाखों रुपए हैं वो तभी बच सकते हैं सर जब लोग पुलिस का साथ निभाएंगे, पुलिस का साथ देंगे। तो मेरा यही मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी सर ने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई कि भी आपकी जो अवेयरनेस है और इंफॉर्मेशन और सेफ्टी है, आप कितने अवेयर हैं चीजों के बारे में। और ये तो जिसके पास मोबाइल फोन है
निश्चित तौर पर वो उसके पास 100% चांस है जो है साइबर ठगी के सर। तो वो बचेगा किस प्रकार से? वो जो सारी चीजें आज बताई गई हैं सेशन में, मुझे लगता है जितने लोग इससे जुड़ेंगे या यूट्यूब पे भी सेशन को देखेंगे तो उनके लाखों रुपए बच जाएंगे सर। और मेरे साथ भी कई प्रोफेसर साथी हैं, मेरे पास लगातार कभी किसी के फोन आते हैं, कभी किसी के कहते हैं हमारे साथ वीडियो कॉल पे ऐसा हुआ, इतना पैसा निकल गया। तो हमको मैं जितने भी हमारे साथी इस समय हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को यही बात कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 में कॉल करना है। उसके अलावा जैसे हनी ट्रैप सबसे ज्यादा चल रहा है सर, तो उसमें जो जिसके साथ मान लीजिए आपका कांटेक्ट हो भी जाता है तो सबसे तो उसमें आपने क्या करना है, उन लोगों को ब्लॉक कर देना है और पैसे तो बिल्कुल भी नहीं देने। क्योंकि वो अक्सर क्या करते हैं कि वीडियो कॉल, जैसे हमने कहा कि भी वीडियो कॉल, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो कॉल उठा लेते हैं, उनकी वीडियो बन जाती है और फिर वो उसको धमकी देते हैं कि भाई आप हमारे इतना पैसा दो, नहीं तो हम आपकी वीडियो शेयर करेंगे। तो फिर जो लोग हैं वो सोचते हैं कि दे दें कुछ, तो धीरे धीरे जैसे सर ने भी बताया था कि लाखों रुपए किस तरह से फ्रॉड हो जाता है। तो उससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है कि भी आप उन लोगों को ब्लॉक करें, उनके नंबर को ब्लॉक करें और वो कोई भी लगभग 10 से 15 दिन किसी भी नए नंबर को ना उठाएं। तो मैं सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि सबसे बड़ा जो योगदान है इस कार्यक्रम में संजय सर का है सर। इतना मैं कहता हूँ कि आपने लाखों रुपया बचा लिए लोगों का, आज उनका बचा दिया घर में। सच में सर, मैं दिल से सच में सर, जितने भी हमारे साथ सर, धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत। अशोक जी, मुझे तो लगता है किसी पुलिस सेवा में कार्यरत व्यक्ति की यदि संवेदना, साहित्यिक संवेदना उसके साथ जुड़ जाएगी तो सोने में सुहागा है ये, तो है ना। जनरली मान के चलते हैं कि पुलिस जो है वो संवेदनशील नहीं होती। हमारे यहाँ गोविंद जी शायद मेरी बात का समर्थन करें कि जब भी पुलिस की बात होती है तो हमेशा अधिकारी कहता है पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप जैसे शोधार्थी जब उस तरह की संवेदना से जुड़ करके अपना कार्य निष्पादन करेंगे तो निश्चय ही वो बहुत लोगों के लिए प्रेरक होगा। जी, कोई और मित्र कहना चाहें? अभी 2-3 मित्रों ने हैंड रेज किए हैं, यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं, कोई सवाल उनके मन में हो। नहीं है तो मुझे लगता है कि अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सभी चीजें समझ में आ गई हैं। बस चिंता यही है कि हम कितने प्रभावी ढंग से इनका अमल करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्रों को ये नहीं पता होगा कि 1930 पे कॉल करके हम बच सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, वेबसाइट के बारे में जानकारी दी और फोन का किस तरह से उपयोग करना है। प्रज्ञा जी ने जो लास्ट वाली स्लाइड थी कि आपके उस फोन में ही ये आ रहा है कि आप कितनी देर तक आपने इनका उपयोग किया है। इसीलिए आज डिजिटल फास्टिंग की बात कर रहे हैं हम। वार त्योहार और उस पर तो व्रत उपवास करते ही हैं, लेकिन अब डिजिटल फास्टिंग की बात आ रही है। हमारे एक मित्र जो है उद्योगपति हैं, उन्होंने तक ऑफर दिया 1 महीने में जो सबसे कम मोबाइल का या इन डिजिटल उपकरणों का उपयोग करेंगे उनको हम 4 दिन वाराणसी लेके जाएंगे फ्लाइट से और वहां के धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएंगे। देखिए इस तरह के प्रलोभन, लेकिन ये प्रलोभन सच था, इसमें कोई फ्रॉड नहीं था। तो डॉक्टर साहब एक बात और जोड़ना चाहूंगा, एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि एवरेज इंडियन जो इंटरनेट यूजर है 80 करोड़ लोग, अगर एवरेज टाइम निकालो तो हर आदमी इंटरनेट पर 2.5 घंटे बिता रहा है अपने जीवन के। दिखाया तो मैंने भी देखा 3 घंटे हैं आज के। तो ये काफी लंबा अर्सा है। और जब बच्चे अभी पिछले दिनों एक अलवर का एक केस आया सामने, वो बच्चे को उसको लकवा हो गया, वो हिलडुल सकना बंद हो गया और उसका सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि वो 24 घंटे में से 12, 20, 18 घंटे तक मोबाइल पे चिपका रहता था। खत्म हुई कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे कहीं न कहीं डिजिटल फास्टिंग की जरूरत पड़ने लग गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए पेरेंटिंग भी मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी हो गई है। आप मतलब जो विशेषकर नवदंपति हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम कैसे इस दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक मेरे मित्र ने पेरेंटिंग ऐप शुरू किया है, वो पेरेंटिंग के लिए भी ऐप आ गई है कि पेरेंटिंग वो तो जीवन के हर चीज के लिए है, कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है। तो ये वो क्रिएटिविटी है जिसके माध्यम से हम लोग अवेयर करने के लिए, मूलतः एक आंदोलन की आवश्यकता है
कई पत्रिकाएं हैं जिन्होंने इस पर बाकायदा कवरेज स्टोरीज छापी है। और अब तो इंटरनेट क्लिनिक की कल्पना की जा रही है कि वहां जाकर के हम अपना इलाज कराएं। जो ऐसे बच्चे आप बता रहे हैं जो 20 घंटे मोबाइल में ही है ना, घर में बैठे हैं, सब लोग, आपस में बात नहीं है। जी हाँ प्रज्ञा जी। सर एक ऐड करना चाहते हैं, अशोक जी ने जैसे बताया सामने कि साइबर सिक्योरिटी सेल जो है हरियाणा का, और मैं स्पेसिफिकली अगर हिसार की बात करूं तो यहाँ साइबर सिक्योरिटी सेल बहुत एक्टिवली स्कूल्स में हर मंथ एक ना एक स्कूल में उनकी एक क्लास जरूर होती है। और चाहे एनसीसी है, एनएसएस के स्टूडेंट है, स्कूल्स के हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं, वहाँ पे होती है। बल्कि मेरी भी उनके साथ होती है, मीडिया लिटरेसी पे भी है। और आज हमने मीडिया लिटरेसी की तो बहुत ज्यादा बात नहीं की क्योंकि हम डिजिटल सेफ्टी और डिजिटल वेलबींग पे कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये साइबर सिक्योरिटी सेल का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ऑथेंटिक भी हो जाता है जब स्कूल में पता लगता है कि पुलिस ने ये कहा है। या तो अगर टीचर कहते हैं उनकी बात का इम्प्रेशन है, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट से अगर कोई बात आती है तो हम देखते हैं बच्चे घर आकर वो सारी बात हमें बताते हैं कि आज हमें ये सिखाया गया है। और अवेयरनेस का लेवल अगर स्कूल से स्टार्ट होता है तो फिर हायर लेवल पे तो बहुत ईजियर हो जाता है, बल्कि वो फिर फर्दर लोगों को अब समझाने वाले हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है साइबर सिक्योरिटी सेल का भी और पुलिस डिपार्टमेंट का भी, और स्कूल्स भी और कॉलेजेस जो इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये और आपने जो पोएम बोली है, मैं ये कहूंगी कि हमारी जो कविताएं हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, या हमारी ग्राफिटी आर्ट है जो हम दीवारों पे बनाकर समझाते हैं, ये तो बहुत पुराना एक हमारा माध्यम है किसी भी सोशल मैसेज को देने का। और आपने इतना अच्छा बनाया कि अगर बच्चों को याद हो जाए, और याद होने के बाद तो अपने आप ही गलती नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा आपका प्रयास है, थैंक्स। आपको इसे शेयर करें, स्कूल्स में भी करें ताकि बच्चों को वो समझा पाए, क्योंकि वो एक बार जुबान पे चढ़ जाता है तो बच्चे को याद रहेगा, अदरवाइज शायद भूल भी जाए। तो दैट इज अ वेरी गुड। प्रज्ञा जी, मुझे तो लगता है कि हर जागरूक व्यक्ति अपने हिसाब से बिल्कुल लोगों को सचेत करने का प्रयत्न कर रहा है। जो हमारी पुलिस व्यवस्था है वो प्रयत्न कर रही है। हरियाणा पुलिस के उदाहरण दिए, राजस्थान पुलिस का मैंने बताया, गोविंद तो उसके गवाह हैं। इसी तरह और राज्यों में भी ये सब प्रयास किया जा रहा है, और इसके पीछे मूल भावना यही है कि हम कलेक्शन से एफर्ट हो रहा है, कोलैबोरेशन में हो रहा है, टीचर्स भी आ रहे हैं, पुलिस भी आ रही है और संस्थाएं भी आ रही है। दैट इज वेरी इफेक्टिव। तो वही कह रहा हूँ, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है, और सभी का लक्ष्य यही है कि हम इन सारी चुनौतियों को झेल पाएं। और जो वेलबींग की बात की जा रही है, डिजिटल वेलबींग, तो कहीं इन माध्यमों का उपयोग हम अपनी सुख सुविधाओं के साथ साथ किस तरह से वैचारिक दृष्टि से उसका उपयोग कर सकते हैं, उस दृष्टि से हम इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। चैट बॉक्स में हमारे एक मित्र ने पूछा है कि सर मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें। जी सर। हाँ। मैम आपने कहा जल्दी ही से ना, जो ये मेरी गीत लिखा मैंने, ये अवेयरनेस गीत, तो जल्दी ही इसको गाकर बढ़िया ढंग से आम जन के लिए पेश किया जाएगा ताकि पब्लिक। सबसे इम्पोर्टेंट सर, गोविंद सर को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर दिया सर, और मैंने सारी चीजें नोट करी हैं सर। बहुत सारी बारीकी चीजें मुझे भी नहीं पता थी, तो कल को कहीं हम किसी को अवेयर करेंगे तो उनको बता सकते हैं बहुत सारी चीजें सर। तो इस लेक्चर से मुझे तो बहुत फायदा है और मेरे जरिए बहुत सारे लोगों को फायदा होगा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को, सभी मित्रों से भी आग्रह है, मैंने लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी करें, तो ये जो संदेश है बहुत व्यापक जनसमूह तक पहुंच पाएगा। चैट बॉक्स में हमारे एक मित्र ने पूछा है, कम्युनिकेशन टुडे क्या यूजीसी केयर लिस्ट में है? तो उनकी जानकारी के लिए, यूजीसी केयर लिस्ट में ये पत्रिका नहीं है, लेकिन पिछले 27 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है और पीयर रिव्यूड ये है। इसके सारे अंक हमारी जो वेबसाइट है communicationtoday.net, जो मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया है उसमें भी लिंक दिया है। कम्युनिकेशन टुडे के 27 वर्षों में प्रकाशित सारे अंक हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी मित्र देखना चाहें, शोध करना चाहें, उनके लिए सामग्री उपलब्ध है, लगभग 10,000 पृष्ठों से अधिक। और हम मीडिया लिटरेसी की बात कर रहे थे अभी जो हमारा नवीनतम अंक है वो मीडिया लिटरेसी पर ही विशेषांक है। जनवरी से जून 2023 का अंक करीब 450 पृष्ठों का विशेषांक है, और देश के अलग अलग क्षेत्रों के, बल्कि एक आध आर्टिकल तो बाहर से भी हैं, विदेशी इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी इसमें जुड़े हैं।
तो ये छोटा सा हमारा भी प्रयास है कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए। तो आप वेबसाइट पर जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। जो आपने पूछा है रचनाएं भेजने के लिए, तो अपने रिसर्च पेपर आप भेज सकते हैं, और यदि उसका आप प्लेग टेस्ट कराते हैं, प्लेगरिज्म टेस्ट, उसकी रिपोर्ट हमको भेज दीजिए, नहीं तो फिर हम उसका टेस्ट करा के उसके बाद फिर जैसे भी आगे संपादन की और जानकारी होगी वो आपको मेल पे हम सूचित कर देंगे। तो आपके आर्टिकल्स जो शोधार्थी हैं उनके लिए आमंत्रित हैं, आप भेज सकते हैं। ये जो हमने सीरीज शुरू की थी ये 2020 में गांधी जयंती के अवसर पे की थी, और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैंने कुछ डेटा इन सारे उस पर कोशिश की है, और ये मेरी कल्पना भी है कि जब हम शतक पूरा कर लेंगे, सेंचुरी पूरी हो जाएगी, तो एक प्रकाशन निकाले हैं। वो हो सकता है ई बुक के रूप में भी हो या प्रिंटेड फॉर्म में भी हो। उसमें हर वेबिनार का एक संक्षेप में जो हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो होगा, और एक लिंक भी होगा, जो कोई उसको सुनना चाहे तो सुन सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसकी प्लानिंग मेरी चल रही है, तो अगले महीने 2 महीने में जब ये पूरा शतक बनेगा तब हम इसको रिलीज करेंगे। अब तक जो 92 वेबिनार आज सहित हुई है, हम 266 एक्सपर्ट हमारे आ चुके हैं देश के 64 शहरों और 4 देशों के, भारत के अलावा 4 देशों के, और देश के लगभग सभी राज्यों से, 5-7 राज्य छूट गए हैं, लगभग सभी राज्यों के एक्सपर्ट्स हमारे इसमें हैं। सबसे अधिक जयपुर से हैं, क्योंकि शायद मेरा होम टाउन है, संपर्क वहाँ ज्यादा है, इसलिए जयपुर से 59 एक्सपर्ट्स हैं, दिल्ली से 58 एक्सपर्ट हैं, लखनऊ से 15 और भोपाल से 8। ये फर्स्ट 4 जो हमारी लिस्ट है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हमारा हुआ है 72, 72वीं जो वेबिनार थी 406, और सबसे कम हुआ है 61 5वीं वेबिनार में। और अब तक जो वेबिनार्स हमारी हुई है उसमें हमने 9 यूनिवर्सिटीज और जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं या संस्थाएं हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया है, जिनमें IIMC, जौनपुर की पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, PRSI, ग्वालियर की मंदसौर यूनिवर्सिटी आदि प्रमुख है। इवन इग्नू के साथ भी हमने कोलैबोरेट किया था, इग्नू के जयपुर सेंटर के साथ। और हमारे यूट्यूब चैनल पर 153 आवर्स, 153 घंटे से अधिक की, आज का मैंने नहीं जोड़ा है, लगभग 1.5 घंटे का, यदि आप ये जोड़ लेंगे तो लगभग 155 घंटे का जो मटेरियल है, संदर्भ सामग्री है, या डिफरेंट सेक्शन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज को आप देख सकते हैं। और सबसे लंबी चलने वाली वेबिनार जो हमारी है 74th, वो 2 घंटे 25 मिनट और 18 सेकंड की थी, और सबसे छोटी जो है वो 59.16 अर्थात 1 घंटे की, जो अभी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे हमने किया था। तो इस तरह का एक मैंने सर्वे किया है अब तक इन वेबिनार पे, और जब वो पुस्तक छापेंगे तो मेरे पास वो भी डेटा है कि हर वेबिनार में कितने मित्र रजिस्टर्ड हुए हैं, उसकी भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। इसमें तकनीकी सहयोग डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, जो आपको सर्टिफिकेट भेजने का काम करती है। अक्सर मित्रों को एक रहती है उत्सुकता कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। मेरा निवेदन है थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि पृथ्वी भी एक निजी विश्वविद्यालय में मेरठ में पढ़ा रही हैं, और आजकल टीचर्स पे बहुत प्रेशर है, प्रज्ञा जी जानती हैं, कभी नैक और ये और 50 तरह के झमेले हैं, तो उसकी व्यस्तता में कई बार विलंब हो जाता है। तो अभी 91st वेबिनार के सर्टिफिकेट नहीं भेजे हैं, तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे निश्चित। जो भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ईमेल यदि सही है तो उनको निश्चित रूप से वो सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं आभारी हूँ डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक और गोविंद पारिक जी का, जिन्होंने हमारे निमंत्रण पर बल्कि जो प्रोत्साहन दिया उसके लिए कि वो इस वेबिनार में आए और आपके साथ बड़ी गंभीरता के साथ इन सारे संदर्भों को, इस विषय को प्रतिपादित करते हुए एक सतर्कता का संदेश भी दिया। आप सभी मित्र जिनके सहयोग से आज भारत पाकिस्तान का बड़ा रोमांचक मैच है, और भारत की बैटिंग भी अभी ठीक ठाक चल रही है। जहां तक लास्ट मैंने देखा था 4 विकेट गिरे थे हमारे, और रन बनाने की गति भी ठीक ठाक है। तो उस मैच के रोमांच को छोड़ करके आप हमारे साथ जुड़े, ये भी मुझे लगता है कि आप इस अभियान को जो सहयोग समर्थन दे रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे डर था कि इस मैच के कारण शायद अभी जो लेटेस्ट स्कोर में देख रहा हूँ 2265 है ना, 40 ओवरों में 226 रन 5 विकेट पे। और भाई गोविंद जी तो क्रिकेट के दीवाने हैं, कई कमेंट्री भी करते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका भी यहाँ पूरे टाइम उपस्थित रहना ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, और आप सब मित्रों के प्रति भी मैं आभारी हूँ। हमारी अगली वेबिनार 9 सितंबर 5:30 बजे है, और उसका विषय हमने रखा है, गोविंद जी से भी अनुरोध करूंगा कि जुड़े यदि समय उनको अलाउ करता हो, पब्लिक रिलेशंस इन डिजिटल एज। और उसमें हमने कॉर्पोरेट की दुनिया के 3 मित्रों को बुलाया है,
जिसमें डॉक्टर सुरेश गौड़ है जो पीआर गुरु के नाम से जाने जाते हैं। पीआर पे उनका ब्लॉग बहुत लंबे समय से लोकप्रिय है। डॉक्टर समीर कपूर जो एड फैक्टर एजेंसी है उसके डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ है दिल्ली से। और डॉक्टर अजय अग्रवाल हैदराबाद से हैं। वो भी बहुत पुराने पीआर प्रोफेशनल है और इस समय नेशनल प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और तीनों ही हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इनके साथ संवाद होता रहता है। तो अब की बार उस विषय पर हमने ये रखा है। आप सभी आमंत्रित हैं, लिंक वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू, और जो हमारे रजिस्टर्ड मित्र हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके ईमेल पर सारी डिटेल्स जो हैं हम अगले 2-3 दिन के अंदर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले 9 सितंबर शाम 5:30 बजे गूगल मीट पर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर।